मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज वीडियो में जिनकी बात हो रही है उनका नाम ज़रीना है। चलिए सुनते हैं ज़रीना की कहानी। मेरा नाम ज़रीना है। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे से छोटी 2 बहनें थी और एक भाई था, पर उन तीनों की शादी हो चुकी थी। मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं दिखने में एकदम काली थी। सब मुझे काली भुसंड कहते, इसीलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मेरे काले रंग को देखकर मुझे नापसंद कर देता। इस बात को लेकर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते कि आखिर मेरी शादी होगी भी कि नहीं। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते बहुत सांवली है। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों से मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी। लड़के वालों के जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाती। मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस होने लगी थी। मेरी परेशानी का किसी के पास कोई हल नहीं था। एक दिन मेरी सहेली कहने लगी कि फेसबुक पर तू है क्या? मैंने कहा मैं क्या करूँगी फेसबुक पर, मेरा फेस इतना काला है, जो लोग जानते हैं वो तक काली कलूटी बुलाते हैं। फेसबुक पर तो वो भी बुलाने लग जाएंगे जिन्हें मैं जानती तक नहीं। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों मैंने फेसबुक पर अपनी आईडी बना डाली। मैंने उस पर अपनी कोई फ़ोटो नहीं लगाई। बस सारा दिन उसी पर बैठी रहती, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण तब नज़र आई जब एक दिन मेरे फेसबुक पर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अदीब ने एक्सेप्ट कर ली। अदीब दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने फेसबुक तो लॉगिन किया था, लेकिन उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फेसबुक पर नहीं डाली थी। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी, तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब अदीब ने ज़्यादा ज़िद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर कर भेज दी। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही काला था और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत आई थी। मेरी तस्वीर देखते ही अदीब मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद अदीब ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब वह बात मैंने अपनी माँ को बताई और अदीब के बारे में सब कुछ बताया कि अदीब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर अदीब के घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया अदीब को देखने उनके घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं? ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि अदीब घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से हो रही थी और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और अदीब की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है।
पर्दे में शादी होने से बिना किचकिच मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या है, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वाले को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी ये शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और अदीब की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर कहने लगी, देखना जरीना, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। उस वक़्त मैंने भाभी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना, पसीने मत आने देना। लाइट के जाते ही मैं घबरा कर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा अदीब बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार अदीब को सामने में देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो, कि लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले ही अदीब को देखने उनके घर आए गए थे और अदीब के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए आज मैं पहली बार सामने से अदीब को देखी थी। फेसबुक पर मैंने जैसा अदीब को देखा था वो बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वो मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों ने खामोशी से गुजारी। फिर अचानक अदीब ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए अदीब ने मुझे मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनी थी और वो भी आज मेरा शौहर मेरी तारीफ़ कर रहा था। बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद अदीब की मोहब्बत मुझसे कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी अदीब ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुँह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों में तुम परेशान हो रही होगी। अदीब की इस बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर अदीब बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डराते बाहर आई। पर अदीब की बातों ने तो मुझे और हैरान करके रख दिया। वह मुझे देख के ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इन बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा और ऊपर से मेरी तारीफ़ करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ें करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ़ें किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रश खा रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट हुई, पर एक बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान से हुई है। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर करके रख दी। अदीब दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा अदीब स्टैंड के सहारे उचकते हुए चल रहे हैं। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोला। अदीब की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी।
कमरे के बाहर मेरी नंद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रख कर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब अदीब को देख कर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि अदीब की एक टांग नहीं है सिवाय मेरे, पर किसी ने एक बार भी ये बात मुझसे नहीं कहा। उन्होंने तो ये सोचा होगा कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अदीब मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? अदीब कहने लगे, जरीना, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी ये बात आज पता चली कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना ही कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए अदीब ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को छुटकारते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वो मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं अदीब से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती पर अदीब से नहीं करती। वो जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अदीब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते थे। जब मैंने अपनी खामोशी की वजह नहीं बताई तो वो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा अदीब अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठाते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। अदीब अगर भूल कर भी मुझसे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन अदीब ने मुझसे कहा कि मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उनकी ये बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं ले जा सके? मेरी इस बात पर अदीब का चेहरा बुझ सा गया। वो कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ ये गाड़ी कैसे चलती है। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कैसा खूबसूरत लड़का है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। उन लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही अदीब समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। अदीब की ये बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो, अब मेरी तारीफ़ें करना एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। अदीब बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, जरीना, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। ये कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और अदीब को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है।
2 दिन मायके में रहने के बाद मैं वापस अपने भाई के साथ ससुराल चली गई। भाई को कुछ काम था तो वो मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज लहज़ों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो अदीब से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अदीब, जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काली कलूटी कहीं की। अदीब ने गुस्से से कहा, बस करिए अम्मा, जरीना मेरी बीवी है और वो कितनी खूबसूरत है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं बनता उसे कुछ भी कहने का। खामोशी से मैं उनकी बातें सुनने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी, तभी अदीब कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और ख़ुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर वो हैरान हो गए और बोले, जरीना तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि अदीब ने मुझसे सच्ची में मोहब्बत की थी, इसीलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अदीब से माफ़ी मांगी और उनका ज़िंदगी भर का सहारा बन गई। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरे काले रंग से नफ़रत नहीं करते बल्कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त, इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।